तो चलिए आज के क्लास में फिर से हम सभी लोग देखने वाले हैं बिहार कार्यालय प्रचारी 2026 के लिए जीके जीएस के प्रश्न को देखने वाले हैं। याद रखिएगा जीके जीएस के प्रश्न को देखने वाले हैं और याद रखिएगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जीके जीएस से टोटल 40 प्रश्न पूछा जाता है। तो इस क्लास में आप सभी लोग 40 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो 40 में आप सभी लोग कितना सही करते हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 40 में आप सभी लोग कितना सही करते हैं इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, जिससे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 8 मार्च, 1 मई, 22 मई। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता का द्वारा शासन है? सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा द्वारा शासन है? तो उस दो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन ने बोला था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि टी20 विश्व कप 2024 का फाइनल किन देशों के बीच हुआ था? टी20 विश्व कप 2024 का फाइनल किन दो देशों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और दक्षिण अफ्रीका के हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग, इसी तरह से जवाब देते चलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बताना है आप सभी को। ऑप्शन में सरदार, राय बहादुर, लोकमान, देशबंधु। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लोकमान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? तो लोकमान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रेडियम का खोज किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेडियम का खोज किसने किया था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। रेडियम का खोज किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, हैरिसन ने, मैडम क्यूरी ने, गुटेनबर्ग ने। सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 5 का सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए मैडम क्यूरी ने। रेडियम का खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? याद रखिएगा इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 40 है और 40 में आप सभी लोग कितना सही करते हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखिएगा 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में हुआ था। याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 1857 के विकल्प के क्रांति कौन थे? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 1857 के विकल्प के क्रांतिकार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग, इसी तरह से आप सभी लोग जवाब देते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चलिए सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 8 का सही जवाब क्या होगा? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा 8 का सही जवाब हो जाएगा हमेशा के लिए ऑप्शन बी, नागरिकों में देशभक्ति को, भावना को मजबूत कराना हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन में शहरों का कचरा, मृतकों का राख, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन, इनमें से सभी। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो गंगा का प्रदूषण का कारण है, याद रखिएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग, इसी तरह से आप सभी लोग जवाब देते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा और ये कुल प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान मनुष्य के नेत्र के
के किस भाग पर बनता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया पर, पुतली पर, रेटिना पर, आइरिस पर। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 11 का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर टीना लिखा गया लेकिन रेटिना होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेटिना पर बनता है। याद रखिएगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था? लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 7 चरण हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 7 चरण हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7 चरणों में हुआ था। याद रखिएगा 7 चरणों में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। इसी तरह से आप सभी लोग जवाब देते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? ऑप्शन ए गरीबी, जातिवाद, अपराधीकरण, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन है उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा, रघुराम राजन, डी सुब्बा राव। इसका सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजय मल्होत्रा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था, सभी का आंसर आना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन है 1915, 1917 में, 1919 में, 1921 में। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है पटना में, बांका में, बरौनी में, गया में। तो इसका सही जवाब सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा हमेशा के लिए ऑप्शन सी बरौनी में है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? सभी का आंसर आना चाहिए। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 का सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र कहलाता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र कहलाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, क्रेस्कोग्राफ, इनमें से सभी। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैरोमीटर कहलाता है। याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है और क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापा जाता है। ये भी सभी लोग याद रखिएगा। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता बाबा आमटे थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसी तरह से आप सभी लोग जवाब देते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है पर्यावरण दिवस, बिहार दिवस, मजदूर दिवस, विज्ञान दिवस। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है
ओलंपिक 2024 में निम्न में से किस खेल विद्या में भारत का कांस्य पदक नहीं मिला था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ओलंपिक 2024 में निम्न में से किस खेल विद्या में भारत को कांस्य पदक नहीं मिला था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन है शूटिंग में, हॉकी में, भाला फेंक में, कुश्ती में। तो किसमें ओलंपिक कांस्य पदक नहीं मिला था? तो याद रखिएगा 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाला फेंक में। भाला फेंक में कांस्य पदक नहीं मिला था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एटीएम क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। एटीएम क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन-सा दर्पण लगा रहता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ऑपरेशन फ्लड क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण है या डेयरी विकास है या बांध का रख-रखाव है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। ऑप्शन बी हो जाएगा डेयरी विकास। याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा डेयरी विकास है। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कुल बार-बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो याद रखिएगा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर बी शिव नारायण है। याद रखिएगा डॉक्टर बी नारायणन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा डॉक्टर बी नारायणन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन-सा? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन-सा? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 27 का सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन-सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कुल याद रख लीजिएगा। ये कुल बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन-सा? तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश की किरण गमन करती है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या किसी भी रेखा में या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण गमन करती है, याद रखिएगा सीधी रेखा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं जी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रूबल किस देश का मुद्रा? रूबल किस देश का मुद्रा है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूबल किस देश की मुद्रा है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन है रूस का, भारत का, ईरान का, इंग्लैंड का। 29 का सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। रूबल किस देश का मुद्रा है? तो याद रखिएगा रूस का। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसी तरह से आप सभी लोग जवाब देते चलिएगा। रूबल किस देश की मुद्रा है? तो याद रखिएगा रूस का है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है राज्यसभा का सभापति कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन है ओम बिरला, निर्मला सीतारमन, जगदीप धड़कन, वेंकैया नायडू। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीप धड़कन है। राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धड़कन है। याद रखिए वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है। याद रखिए वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है। याद रखिएगा हमेशा के लिए। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ये भी बात आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है तिलक ने, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, गोखले ने। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से खरीफ फसल कौन-सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से खरीफ फसल कौन-सा? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन में है गेहूँ, तिलहन, जौ, धान। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। निम्न में से खरीफ फसल कौन-सा? तो याद रखिएगा धान। धान खरीफ फसल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ अवस्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ अवस्थित
अवस्थित है? ये कुल बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन है पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, कटिहार। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंगेर में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। याद रखिएगा 1922 में हुआ था। ये भी पॉइंट आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 35 का सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। भारत में संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से प्राकृतिक संसाधन बताइए। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन बताइए। मिट्टी हो जाएगा, मानव हो जाएगा, या इमारत हो जाएगा, या संगठन हो जाएगा। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन को बताइए। तो इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा? तो याद रखिएगा मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, बाकी सभी मानव निर्मित संसाधन है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन का उद्देश्य है वन संरक्षण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का उद्देश्य है वन संरक्षण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मुख्यमंत्री बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में बोट सफारी का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। इसी तरह से आप सभी लोग जवाब देते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि स्वर्ण आभूषण परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु मानक चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा हॉलमार्क से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है सासाराम में, गया में, सहरसा में, पटना में। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शेर सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। याद रखिएगा शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सभी का कमेंट बॉक्स हम पढ़कर देखेंगे किसका किसका सही जवाब आता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।